Today I will explain the MCQs related to the topic thermochemistry, and they will going to help you into test preparation of chemistry, जो कि आप डिफरेंट एम कैट या एम डी कैट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, द थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट डील्स विद। ऑप्शन ए है हीट ऑफ द रिएक्शन। अगर हमें थर्म का मतलब पता हो, थर्म का मतलब हीट होता है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन मतलब जो रिएक्शंस ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स में होता है। उसके बाद है रेट ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है। और डी ऑप्शन में दिखा हुआ है एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन, इसका भी ताल्लुक हीट चेंजेस से है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस वेरी रैपिडली इन एयर, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर विल। अच्छा, अगर हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन याद हो, वो रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। मतलब अगर मैं यहाँ आपसे एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है जिसके अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, तो वो अपनी सराउंडिंग से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जब वो एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हाँ, अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो बिल्कुल अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वर्क डन बाय द एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर हमें ये याद हो, मैं यहाँ एक सिलेंडर आपके सामने ड्रॉ करके बता देता हूँ कि लेट सपोज जब हमारा ये पिस्टन है और पिस्टन पे एक कांस्टेंट प्रेशर ऊपर गैस की डायरेक्शन की तरफ लग रहा होता है, लेकिन जब गैस एक्सपेंड होती है, तो वो जो वर्क है वो वर्क नेगेटिव वर्क कहलाता है, क्योंकि वो अगेंस्ट द प्रेशर होता है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी होगा। मैं इसको आपको कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा रिव्यू हो जाए। वर्क का सिंपल हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये पिस्टन है, इसका एरिया ए है। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो हमारे पास यहाँ फोर्स किसके बराबर आएगी, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे पास इस एफ की जगह पर हम प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या पुट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हम क्या पुट करते हैं कि जो गैस एक्सपेंड होती है, फर्स्ट करो इनिशियली वो यहाँ थी, बाद में वो यहाँ पहुंच गई है, तो वो जो डेल्टा एच हाइट कह लें या कोई भी एक डायमेंशन में जो भी चेंज आता है, वो अगर हम इसमें इसके डिस्प्लेसमेंट की जगह पुट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा डेल्टा एच। अच्छा, डेल्टा एच और ए ये मिलके बन जाते हैं डेल्टा वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम। ओवरऑल ये चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, अब हम यहाँ पर माइनस का साइन इसलिए शो करते हैं क्योंकि हम अगेंस्ट द प्रेशर जा रहे हैं, अगेंस्ट द फोर्स, क्योंकि फोर्स से ये प्रेशर आया, तो अगेंस्ट द फोर्स जा रहे हैं, इस वजह से माइनस का साइन आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ स्टेट फंक्शन विच डिस्क्राइब टुगेदर द इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड। अच्छा, अगर हमें याद हो, बेसिकली इसको हम कहते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी का फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि H बराबर होता है, यहाँ पर अगर मैं इसी चीज को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसने कहा टुगेदर बाय इंटरनल एनर्जी E, एंड का मतलब हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम डेल्टा वी यूज कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये कुछ बनता है और ये चीज हमारा एंथैल्पी के बराबर होती है, तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज जीरो। अच्छा, अब अगर हम ऑप्शन ए में देखें, आयरन को ये गैसेस स्टेट में दिया हुआ है, कार्बन एल लिक्विड लिखा हुआ है, कॉपर सॉलिड स्टेट में है, और सोडियम भी आई थिंक ये गैस ही स्टेट है। तो बेसिकली जो सॉलिड स्टेट में होगा उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट,
अच्छा, डेल्टा एच जो सिंबल है वो चेंज इन एंथैल्पी का सिंबल है, इज पॉजिटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच माइनस होता है। डेल्टा एच नेगेटिव फॉर एंडोथर्मिक, ये भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। सी है द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग विज ऑलवेज द सेम। हाँ, अगर दोनों तरफ हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो अप्रोक्सीमेटली हमारी जो एंथैल्पी की वैल्यू है वो न्यूट्रलाइजेशन की सेम आती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। डी चेक करते हैं, द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज नेगेटिव। ये भी बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन अभी हमने देखा नेगेटिव होती है, ठीक है। कंबस्शन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी नेगेटिव होती है। ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी दो स्टेटमेंट रॉन्ग हो चुके हैं। तो एटमाइजेशन में जब हमारा एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तो ये हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, NaOH प्लस HCl फॉर्म कर रहा है NaCl एंड H2O, बहुत कॉमन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एंथैल्पी चेंज इन द अबव रिएक्शन इज कॉल्ड। अच्छा भाई, याद हो ये कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो डायरेक्टली हम इसका आंसर दे सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, सी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा एक डायग्राम है बॉर्न हाइपरसाइकिल की। द गिवन डायग्राम इज बॉर्न हाइपरसाइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KBr using the data of lattice energy of potassium bromide and is to calculated to be। अच्छा, अब हमने क्या कैलकुलेट करनी है, लेटेस्ट एंथैल्पी। अच्छा, अब हमें यहाँ पर क्या चीज़ पता हो, हमें इस बॉर्न हाइपर साइकिल का जो फॉर्मेशन का फॉर्मूला है। अच्छा, अब सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है इसमें डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन कहाँ है। अगर आपको याद हो बेसिकली, ये हमारा सबसे पहला है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, ये है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ फॉर्मूला डायरेक्टली आपके सामने लिख देता हूँ, लेट सपोज इसको थोड़ा सा यहाँ स्पेस करके, तो डेल्टा एच ऑफ एफ बराबर होता है तमाम एंथैल्पीज के सम के। तो पहली एंथैल्पी जो मुझे यहाँ से नजर आ रही है वो है एटमाइजेशन की, डेल्टा एच एटमाइजेशन के लिए ए लिख देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, जो हमारी है सब्लिमेशन, ये बल्कि सब्लिमेशन की नहीं है, ये आयनाइजेशन एनर्जी है, डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है। फिर उसके बाद ये एक और एटमाइजेशन एनर्जी आ रही है, ये एटमाइजेशन एनर्जी ब्रोमीन की है बेसिकली, तो ये भी आ जाएगा डेल्टा एच एटमाइजेशन। अच्छा, ये पहले वाली सब्लिमेशन भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है जिसमें ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव वैल्यू जो होती है इसकी, ये हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डेल्टा HEA। और जो हमारी इस पूरे फॉर्मेशन में ये जो एंथैल्पी है इसको हम कहते हैं लेटेस्ट एंथैल्पी, ठीक है, या लेटेस्ट एनर्जी जो भी हमारी है, डेल्टा एच, इसको L लिख देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इस डेल्टा HL की वैल्यू नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज है, तो हम सारी वैल्यूज लिख देते हैं। जैसे फॉर्मेशन की वैल्यू ये लिखी हुई है आपके सामने, -392 इक्वल टू, फिर उसके बाद अगर हम ग्रेजुअली चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है, 90। और ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसको मैं पॉजिटिव में ही मेंशन करूंगा। उसके बाद है +420, प्लस में लिखूंगा 420। फिर है +112, +112। उसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो है -342, ये वैल्यू -342 आएगी। उसके बाद हमारी जो है वो लेटेस्ट एंथैल्पी है, ठीक है, यही हमने कैलकुलेट करनी है। तो अगर हमने ये चीज कैलकुलेट करनी है तो सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये -392 वैसे रहेगा। इन सबको जब मैंने सॉल्व किया तो ये प्लस का 280 आ गया, 280 प्लस, और ये हमारा डेल्टा एच लेटेस्ट एंथैल्पी है। ये 280 यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो -392 फिर -280 इक्वल्स टू डेल्टा एच जो है लेटेस्ट एनर्जी। जब हम इसको सम करेंगे तो जो हमारे पास आंसर बनता है वो आंसर बनता है -672। अच्छा, अब एक चीज और है, हम यहाँ पर यूनिट पे मैंने फोकस नहीं किया, तो जरा सा अगर हम यूनिट्स को देखते हैं
तो सारे यूनिट जो एंथैल्पी के चल रहे हैं वो किलो जूल पर मोल चल रहे हैं, ये भी किलो जूल पर मोल है, एवरी यूनिट इज किलो जूल पर मोल, अगर आप गौर से देखें। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा किलो जूल पर मोल आएगा। ठीक है, तो अब हम अपने आंसर ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे ऑप्शन में ऑप्शन ए दिया हुआ है -672 किलो जूल पर मोल, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी देखें, वैल्यू सेम है लेकिन ये यूनिट डिफरेंट है। इसी तरह से बाकी सी और डी में तो वैल्यूज भी, वैल्यू सी की डिफरेंट है लेकिन डी की वैल्यू सेम है, लेकिन पॉजिटिव में है और यूनिट भी चेंज है, किलो जूल नहीं जूल दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए है। तो इसका मतलब ये है कि हमें बहुत केयरफुल होकर इसका यूनिट के साथ चेक करके आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डेल्टा एच रिप्रेजेंट द एंथैल्पी चेंज एट। अच्छा, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही है। और ये हमेशा हमारे स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। जो स्टैंडर्ड कंडीशन हमारी है वो है 25 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा एक स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm, उस पे होना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई भी वैल्यूज हमारी इससे मैच नहीं होती, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच ऑफ अ प्रोसेस इज गिवन बाय द रिलेशन। तो जो हमारा एंथैल्पी का फॉर्मूला है वो ऑप्शन ए है, डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, जो कि हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे जो हमारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, अगर आपको याद हो। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है? अ सिस्टम एब्जॉर्ब 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी, इसका मतलब है क्यू हमारा पॉजिटिव है, एंड द परफॉर्म 50 किलो जूल वर्क ऑन द सराउंडिंग, इसका मतलब है हमारा जो वर्क है वो भी पॉजिटिव है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, सिंपल द फॉर्मूला, अगर हम इसी फॉर्मूले को और से देखें, इस डेल्टा एच की जगह पर मैं क्यू कह सकता हूँ, इक्वल टू डेल्टा ई, और जो हमारा वर्क है पी डब्ल्यू, ये यहाँ तो पी डेल्टा वी था तो हम इसको डब्ल्यू कह सकते हैं। वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारी वैल्यू क्या है क्यू की? 100 इक्वल्स टू डेल्टा ई। अच्छा, एक चीज मैं देख लूं कि क्या हमारे दोनों यूनिट सेम है, तो कोई कन्वर्जन करने की जरूरत तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा, सेम नहीं होंगे, तो हमें चेंज करके एक सिंबल यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। फिलहाल जो ये केस है इसमें सेम यूनिट है तो नो नीड टू चेंज। तो ये हो जाएगा +50, ये प्लस यहाँ 50 और वहाँ 100 से जाके माइनस होगा, 100 - 50, तो डेल्टा ई जो हमारा आएगा वो 50 किलो जूल आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द एटमाइजेशन ऑफ आयोडीन। अच्छा, हमने वहां पर वो इक्वेशन देखनी है जिसमें आयोडीन जो 1 मोल एटम में कन्वर्ट हो रहा हो, और वो एटम में मतलब गैसीय स्टेट में जा रहा हो। लेकिन यहाँ पर भी ये 1 मोल है लेकिन ये लिक्विड स्टेट है, ये रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा अगर आप गौर से देखें ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में ये एक सिंगल एटम है और गैसीय स्टेट में जा रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी में 2 मोल्स हैं, ये गलत होगा, यहाँ पर भी 2 मोल्स हैं, ये गलत होगा, ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय। अच्छा, अब हमारे पास जो हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ग्लास कैलोरीमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है, बाकी चेक करते हैं। मैनोमीटर, बारोमीटर एंड थर्मोमीटर। मैनोमीटर, बारोमीटर, थर्मोमीटर ये हमारे दूसरी चीजें मेजर करने के, जैसे थर्मोमीटर तो टेम्परेचर नोट करता है, बारोमीटर प्रेशर, मैनोमीटर भी इसी तरह से डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करता है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा अगेन एक क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, हाउ मच एनर्जी इज एवॉल्व। ठीक है, हमें क्यू फाइंड करना है बाय 100 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम 25 to 5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ मास हमें गिवन दिया गया है 100 ग्राम, चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो चेंज कैलकुलेट करने में से के लिए मैं ज़्यादा में से कम को माइनस करूंगा, मतलब 25 - 5 करेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया है। अच्छा, हीट कैपेसिटी की वैल्यू इन्होंने हमें दी है 4.2 जूल, ग्राम और केल्विन। अच्छा, अब याद रखें जब भी हमने चेंज कैलकुलेट करना हो तो सेल्सियस हो या केल्विन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो बेसिकली ये 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री केल्विन दोनों सेम है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं यहाँ पर चेंज करता, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर भी 273 ऐड करता और इसके दूसरे टेम्परेचर में भी 273 ऐड करता, तो चेंज की रिस्पेक्ट से हमारा ये वही आंसर आता 20 के। खैर, अब हमारे पास क्या है, अब हमने हीट कैलकुलेट करनी है। तो हीट कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, मास मल्टीप्लाई होगा हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारी हीट कैपेसिटी का यूनिट है वो इसमें एनर्जी जूल में है, मास ग्राम में है। तो मास हमारा ग्राम में ही जाएगा, तो 100 ग्राम जाएगा। उसके बाद सी की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 4.2। ठीक है। और डेल्टा टी अभी हमने कैलकुलेट किया है, वो क्या किया, 20। अच्छा, अब अगर मैं इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास आंसर आता है वो 8400 आंसर आता है। आंसर आएगा जूल में। ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियसली वैसे तो ये किसी भी चीज़ से भी मैच नहीं हो रहा सिवाय ऑप्शन डी के, तो हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। अच्छा, ये जो नेगेटिव साइन शो कर रहा है, बेसिकली नेगेटिव साइन शो इस वजह से कर रहा है, उसने कहा हाउ मच हीट एनर्जी इज एवॉल्व्ड। एवॉल्व होने का मतलब है रिलीज, तो आपको पता है कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इस वजह से नेगेटिव साइन इसके साथ अटैच है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, विच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय ग्लास कैलोरीमीटर। ऑप्शन ए हमारे पास जो गिवन है, ऑप्शन ए गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बी है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, सी है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और डी है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। हमारा डी करेक्ट है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन इसलिए क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और इससे हीट सराउंडिंग में चली जाएगी, तो फिर हम एक नहीं मालूम कर जाएंगे, या यूं कहना चाहिए कि ग्लास कैलोरीमीटर एक ओपन सिस्टम होता है, तो जो हीट है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसको हमेशा कंबशन को बॉम्ब कैलोरीमीटर से फाइंड आउट किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर -394 किलो जूल पर मोल and -286 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इसकी जो एंथैल्पी की वैल्यू दी गई है वो -394 किलो जूल पर मोल दी गई है। ठीक है। और इसके अलावा वाटर की, मतलब वाटर फॉर्म करना है, हमने 1 मोल वाटर फॉर्म करना है, तो 1 मोल वाटर फॉर्म होगा 1 मोल हाइड्रोजन से और हाफ मोल ऑक्सीजन गैस से। तो इसकी जो डेल्टा एच है, जिसको हम ये भी सिंबल दे सकते हैं, वो है -286 किलो जूल पर मोल। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोपाइन, मतलब प्रोपाइन की 1 मोल प्रोपाइन की कंबस्शन करेंगे हम और उसकी वैल्यू -1938 किलो जूल पर मोल दी गई है, तो C3H4 कंबस होगा तो ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करेगा। और हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन हैं, हाइड्रोकार्बन यानी कि वो एलिमेंट, वो कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए हैं, जब भी इनकी कंबशन रिएक्शन देते हैं तो दो ही प्रोडक्ट मिलते हैं, एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और सेकंड हमारा वाटर वेपर्स मिलते हैं हमें। ठीक है। अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए याद रखें ये एक ही मोल रहना चाहिए। तो यहाँ 3 कार्बन है, राइट हैंड साइड पे एक कार्बन को 3 कर दूंगा मैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 लगा दूंगा मैं। अच्छा, अब हमारा कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस है, सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अगर आप यहाँ पर ऑक्सीजन देखें, 3 2 6 हो रही है और यहाँ पर 2 1 2 हो रही है, टोटल 8 ऑक्सीजन हमारी प्रोडक्ट साइड पर है। ठीक है। तो यहाँ अगर बस मैं 4 लगा दूं तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगी। तो इसका जो हमारा डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन हमें दिया गया है वो -19, एक मिनट, इसको कैसे, हाँ, इसको लिखेंगे -1938 किलो जूल पर मोल।
ठीक है, ये हमने जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है हमने उसकी इक्वेशन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, मतलब C3H4 की फॉर्मेशन की एंथैल्पी हमें फाइंड करनी है। अब ये फॉर्म कैसे हुआ होगा, यानी कि ये तीन कार्बन एटम रिएक्ट कर उन्होंने किया होगा दो हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, चलिए अगर मैं डायरेक्ट नहीं करता तो मुझे पता है ये हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन किससे मिलके बनेगा, कार्बन से और हाइड्रोजन से। तो कार्बन का फॉर्मूला हमारा C होता है और हाइड्रोजन का H2 होता है। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ मैं 3 लगा देता हूँ और यहाँ मैं, तो ये हमें मालूम करनी है। अच्छा, अब या तो इसका पूरा जो हैसेस लॉ में हम पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मैं उस तरीके से सॉल्व करूँ, लेकिन मैं आपको एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट से एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा और वो हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देखें, ये जो चीज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना, इसमें टोटल आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, सही है, और एक प्रोडक्ट है। अच्छा, अब आप गौर से देखें आपके रिएक्टेंट्स, पहला रिएक्टेंट पे फोकस करें आप। जो आपका फर्स्ट रिएक्टेंट है वो अब मैं इन सारी इक्वेशंस को नंबर पे दे देता हूँ। जैसे लेट सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, जो फर्स्ट रिएक्टेंट है आपका वो कौन सी इक्वेशन में है, वो है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है भाई, और इसके साथ इक्वेशन 1 में कोई कोफिशिएंट या कोई नंबर है नहीं है, लेकिन हमें 3 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 3 कैसे लाऊंगा, यहाँ 3 लाने का मतलब है मुझे इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं प्लान बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसे 3 से बनाऊंगा तो ये 3 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, इवन एंथैल्पी से भी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब आया तो मैं अपने सेकंड रिएक्टेंट की तरफ। वो क्या है, वो है हाइड्रोजन, वो हमें सेकंड इक्वेशन में मिल रहा है और इसके साथ इसका कोफिशिएंट 1 है, तो लेकिन मुझे 2 चाहिए, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद ये दोनों रिएक्टेंट आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो जो भी इनकी वैल्यूज आएंगी उनको मुझे ऐड भी करना होगा। ये मेरा पहला स्टेप है। अब आ जाए अपने प्रोडक्ट की तरफ। आपका प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे इक्वेशन में है, तो ये किस इक्वेशन में है, ये हमारी इक्वेशन 3 में है। लेकिन ये इक्वेशन 3 में अगर आप इसका कोफिशिएंट देखें, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब कोफिशिएंट का मसला नहीं है, मसला ये है कि ये रिएक्टेंट साइड पर है। तो इसको प्रोडक्ट साइड पे लाने का बहुत आसान तरीका ये है कि जो भी इसकी वैल्यू है, उसको इन दोनों जो वैल्यूज आएंगी उससे मैं माइनस कर दूंगा। मैं क्या बता रहा हूँ मैं, जैसे पहले हमने तो पैड किया ना, तो मैं माइनस कर दूंगा। तो बस अब हम अपना वर्किंग करते हैं, मतलब मैं सिर्फ एंथैल्पीज के साथ काम कर रहा हूँ। जैसे पहली एंथैल्पी है -394, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस होगी किससे, ये -286 मल्टीप्लाई होगा 2 से। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगी, प्लस होंगी, और फिर माइनस करेंगे जो हमारे C3H4 की वैल्यू से। ठीक है, तो ये होगा 1938। अच्छा, अब हमारा 1938 ऑलरेडी माइनस में है, तो ये माइनस का साइन इसके साथ आएगा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कंडीशन हो गई है। अब बस हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है +184। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन C करेक्ट है। ये कुछ मिस प्रिंटिंग है, ये प्लस का 184 है हमारा C, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इथाइन की पॉजिटिव होती है, प्रोपाइन की सॉरी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। तो ऑप्शन C करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन C2H6 इज -337.0 किलो कैलोरी एट 25 डिग्रीज। द हीट ऑफ रिएक्शन व्हेन 3 ग्राम ऑफ इथेन इज बर्न्ड completely इज। अच्छा, यहाँ हमें मास दिया हुआ है और कंबशन ऑफ इथेन, मतलब इथेन की अगर मैं कंबशन करूं C2H6, इसको कंबस करने के लिए मुझे इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करना पड़ेगा, तो वही प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, वाटर वेपर्स मिलेंगे हमें। जो इसकी जो एंथैल्पी की वैल्यू दी गई है हमारे पास, वो दी गई है -337। ठीक है, किलो कैलोरी है, अभी फिलहाल मैं यूनिट नहीं मेंशन कर रहा, मुझे वैल्यू से कंसर्न है अभी। अच्छा, अब हमें क्या बताया जा रहा है कि द हीट ऑफ रिएक्शन व्हेन 3 ग्राम। अच्छा, अगर हम 3 ग्राम को कंबस करेंगे तो फिर ये डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आया कि ये वैल्यू जो है
ये वैल्यू कितने ग्राम की है, ये बेसिकली एक मोल, जो भी एंथैल्पीज की वैल्यूज होती हैं वो किलो जूल पर मोल होती हैं, ये एक मोल की वैल्यू है। तो एक मोल का हमें मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं इसका मास कैलकुलेट करूं तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 12 × 2 प्लस 6, तो ये कुछ बनता है 30 ग्राम। मोलर मास है तो 30 ग्राम। तो 30 ग्राम ने हमें क्या वैल्यू दी है, -33,337। तो 3 ग्राम क्या देगा, सिंपल सा रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3 ग्राम हमें देगा 33.7। ऑब्वियसली ये माइनस की वैल्यू है तो ये भी माइनस की होगी। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। यूनिट देख लें, यूनिट हमारे किसी भी ऑप्शन में चेंज नहीं है, तो एक ही यूनिट चल रहा है, तो इसलिए मैंने इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। द टोटल हीट एनर्जी क्यू कैन बी कैलकुलेटेड इन बॉम कैलोरीमीटर बाय यूजिंग द फॉलोइंग। अच्छा, बॉम कैलोरीमीटर में हमारे पास जो है प्रेशर जो होता है वो हाई प्रेशर होता है, तो वहां पर हम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते। वहाँ हमारा बस एक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला अप्लाई होता है। और अगर आपको हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला याद हो तो वो कुछ इस तरीके से है, मतलब वो होता है मास अपॉन डेल्टा टी। और अगर मैं वो मास निकालना चाह रहा हूँ, सॉरी, मैं मास लिख दिया, यहाँ क्यू आएगा, क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो अगर वो मैं क्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो वो क्यू बराबर होगा सी इंटू डेल्टा टी। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 क्या कहता है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ आयनिक कंपाउंड विच इज करेक्ट रिलेशनशिप। ऑलरेडी हम और एक सवाल इससे रिलेटेड कर चुके हैं, मैं इसको आपको ड्राइव करके बताऊंगा कि देखें देखें हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बराबर होता है तमाम जो हीट्स होती हैं, जिसमें हमारा डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन आ गया, डेल्टा एच ऑफ आपका आयनाइजेशन एनर्जी आ गया, डेल्टा एच एटमाइजेशन आ गया, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गया, और उसके बाद आखिरी जो एंथैल्पी होती है वो डेल्टा एच ऑफ लैटिस। अच्छा, इन सारी एंथैल्पीज को अगर मैं मान लेता हूँ कि ये इन सब एंथैल्पीज को हम डेल्टा एच एक्स कह देते हैं, तो ये हमारा कुछ रिलेशनशिप ऐसा बनता है। लेकिन हमने फॉर्म मालूम करना है लैटिस का, तो ये एक्स डेल्टा एच एक्स यहाँ मल्टीप्लाई प्लस हो रहा है, वहां जाके फॉर्मेशन से माइनस होगा। तो इस रिस्पेक्ट से जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस लेसन का, वो है वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज बाय डेफिनेशन। इसका आंसर है बॉर्न हाइपर साइकिल, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ बॉर्न हाइपर साइकिल हम जो है वो लेटेस्ट एंथैल्पीज कैलकुलेट कर लेते हैं। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।